मिश्री बोली तो कि बुलाते तो वाईफाई लग रहा है सबके लिए और वो से मिश्री चिल्ला बोली वो बुलाते तो आती ऐसा तो नहीं आती तब से खुशी खुशी कर रहे हैं। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let everyone join. Good morning, ma'am. HR workshop. पहले साइन करिए तब पढ़ाइए। Good morning. Good afternoon. Good afternoon. So, आप लोग का क्लासेस कितने बजे से है? 2 बजे से ऑफलाइन? Yes, ma'am. मैम जो ऑफलाइन क्लासेस है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं हो सकता है। तो रूटीन में बना दिया गया है कि कौन सा ऑफलाइन है और कौन सा ऑनलाइन। मैम इतना जबरदस्त रूटीन कैसा होता है 9 बजे से 6 बजे तक का? मेरा रूटीन देख लिए। I am going to teach you HR वर्कशॉप, ठीक है? पहले आपको बता दें कि ये वर्कशॉप आप लोग का जो एक मिनट 1 मिनट ओके सी मेरा रूटीन देखा होगा, दैट इज HR वर्कशॉप। तो HR वर्कशॉप में जो कोर HR है तुम्हारा वो नेहा मैम लेंगी और आई विल टेक अ वर्कशॉप। वर्कशॉप विल कंसिस्ट ऑफ कंसाइज सिलेबस, एक छोटा वर्कशॉप छोटा होता है। आई विल टेल यू द की पॉइंट्स जो HR जितना एक PGDM को, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन मोस्ट प्रोबब्ली मार्केटिंग में होगा, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट you need to know this much of HR because you are an MBA or PGDM student. Okay, HR workshop will groom you according to and as per the needs of the industry. इतना तुमको मालूम होना चाहिए, इसलिए नहीं कि HR पढ़ना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप किसी कंपनी में जब ज्वाइन करेंगे तो आप ह्यूमन रिसोर्स होंगे, राइट? तुम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे तो तुम वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स बनोगे। ऑल्सो इस वर्कशॉप के एंड तक आपको ये पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, with the same question being asked to everyone, how can your answer be any different? Okay, so this is going to be a complete introduction class. उसके लिए Sonal settle down fast. Now with this class हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे इस क्लास का, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली दिस कोर्स विल प्रोसीड टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ कोर HR. ठीक है? नाउ LPG के बारे में कौन कौन जानता है? मैम बस इसका मतलब समझता है। बताओ जो भी समझते लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हो। ठीक है मैम गैस सिलेंडर जो होता है उसी को एलपीजी। Who's saying this? पूजा नो,
यही डिफरेंस दूर करना था कि हर क्लास में ये एक आंसर जरूर रहता है. दिस इज नो सरप्राइज टू मी. एवरी क्लास दैट आई आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज एन आंसर. मैम एलपीजी गैस मैम सिलेंडर. उसको भी तो बोला जाता है ना. तुमको हम एचआर में गैस सिलेंडर क्यों पढ़ाएंगे ये बताओ. मैम नहीं, लेकिन मैम पूछ रहे हैं, उसको भी बोला जाता है ना. उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पूजा ही बताएगी, बताओ. मैम लिक्विफाइड फ्यूरम ग्लोबलाइजेशन. लिक्विफाइड गैस सिलेंडर में तुम ग्लोबलाइजेशन घुसा दी और ग्लोबलाइजेशन में तुम एलपीजी घुसा दी. दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके, यस मैम. चलो, we are not talking about that gas. We are talking about LPG. 2022 बैच जो नहीं आते हैं. हाँ 22 21 बैच. Okay, we will start with a brief introduction about LPG. काफी लोगों ने LPG here stands for liberalization, privatization and globalization. Okay, इस LPG के बारे में आप पहले कहीं ना कहीं स्कूल में 11th में 12th में जरूर पढ़े. ऐसा नहीं हो सकता है कि you are hearing this word for the first time in your life, right? सुने हैं? हम पूछेंगे नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन सुने होंगे 11th 12th में. और जो लोग बीबीए करके आए हैं खासकर उनको पता नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है. Pitu is smiling and not ask you, don't worry. LPG देखो, बहुत वेग आंसर दो. अगर जितना भी जानते हो हम तुमको एग्जैक्टली हम बताएंगे इस डिस्कशन के बाद कि LPG एक्चुअली क्या था, क्या है, और वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही हम बताएंगे कि HR कैसे चेंज हुआ प्री LPG एरा में और पोस्ट LPG एरा में. क्या HR का जो स्टैंडर्ड्स अभी है, जो HR की रिक्वायरमेंट अभी है, HR का जो रोल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, क्या ये हमेशा ऐसा ही था? नहीं, ये हमेशा ऐसा नहीं था. There was a time when HR, a human resource of any organization, was considered to be, HR department was considered to be a department which is responsible for maintaining the paperwork of the organization. Okay, merely the paperwork of the organization. Also, that was supposed to be a it was supposed to be the representative of the employer का representative जो कि negotiate करता है salary employer के behalf पे. Okay? तो अगर हमेशा ही HR का standards ये नहीं था, तो since when did this role of HR change? इसको जानने के लिए LPG जानना जरूरी है. LPG is liberalization, privatization. मैम बहुत आवाज आ रहा है मैम. हेलो मैम. Yes, who's this? Wait. मैम बहुत आवाज आ रहा है साइड से. थोड़ा डिस्टर्बेंस है. Okay, so LPG is liberalization, privatization, globalization. Okay, कोई जानता है कि ये किस ईयर में आया था लिबरलाइजेशन? ये इकोनॉमिक पॉलिसी कौन से ईयर में आई थी? 1991. Good. 1999 में. Who was the prime minister then? अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी मैम. PV नरसिम्हा राव. Who was the finance minister जिनके साथ मिलकर के ये पॉलिसी लाई डॉक्टर गई? मनमोहन सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह. Yes, मनमोहन सिंह. ठीक है, देखिए LPG एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो कि 1991 में लाई गई. मैम क्लासरूम नहीं है कहीं मैम, खाली. The students are sitting there ना, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों के, वो लोग क्लास में है, यही प्रॉब्लम है थोड़ा. तो LPG 1991 में आया
और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे एंड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह इस इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। क्यों इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो इसके पहले 1991 के पहले इंडिया बहुत ज्यादा सोशलिस्ट पैटर्न पे चल रहा था। ओके, सोशलिस्ट पैटर्न पे चलने का मतलब इंडिया को ये लगता था कि हम इतनी बड़ी कंट्री है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम कंज्यूम कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, वी शुड नॉट लेट द प्राइवेट प्लेयर्स प्ले इन द मार्केट, क्योंकि हमारी आज़ादी के बाद एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा वो ये था कि हम गरीब बहुत थे। There was a huge percentage of people who could be called poor. तो हमारा थॉट्स ये था कि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को आने देते हैं तो दे विल लुक ओनली फॉर देयर प्रॉफिट, जो आज भी होता है। ठीक है, दे लुक फॉर देयर प्रॉफिट। तो उस केस में देश का सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट विल बी इम्पॉसिबल। So we did not much like the idea of private players coming into the game to set up industries, or there were lots and lots of restrictions. बहुत सारा restriction था लोगों पे कि प्राइवेट प्लेयर्स, इतना लाइसेंस सिस्टम टफ था कि लोग आते ही नहीं थे। यू नो, अब तुम कहीं बिजनेस करना चाहते हो तो तुम अपने लिए फेवरेबल कंडीशन ढूंढोगे ना, कि जिस कंट्री में अब तुमको वाइन का बिजनेस करना है तो तुम सऊदी अरेबिया तो ढूंढोगे नहीं काम करने के लिए, सोच समझ के ढूंढोगे। यूरोपियन कंट्री ढूंढोगे जहाँ पे कि ये कल्चर में है या वो इजी है, वहाँ की गवर्नमेंट प्रो है, फ्रेंडली है, तुम्हारा ट्रेड और ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा, राइट। तो इसी तरह की चीज़ थी। लाइसेंसिंग सिस्टम इतना टफ था, एक एक इंडस्ट्री के पैसा होने के बावजूद एक एक जगह से लाइसेंस क्लियर करने के लिए 15-16 इंस्टीट्यूशंस लगते थे। The entire system was made so tough कि लोग आते ही नहीं थे ट्रेड करने। तो 1991 में, और तुमको याद होगा कि यूएसएसआर भी टूटा था 1991 में। अभी एटलीस्ट अभी जो न्यूज़ सुन रहे हो उससे पता चला होगा। यूएसएसआर वाज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एक सामंतवाद से चलने वाला संघ था सोशलिस्ट पैटर्न पे, यानी वो भी ये था कि जो means of production है that should be shared between the government and the people. Extremely profit making नहीं है, लोगों के बारे में सोचना है, वेलफेयर सोचना है। लेकिन यूएसएसआर जैसी बड़ी रिपब्लिक जब टूटी 1991 में, तो उसका सबसे बड़ा कंट्री कौन सा टूटा? रशिया मैम। रशिया टूटा। रशिया आज भी है सबसे बड़ी कंट्री उसकी। तो ये सब जो था वो 15 कंट्रीज में टूटा था। रशिया था, यूक्रेन था, और भी बहुत सारा है, तजाकिस्तान है, ये सब है, तो उसी कंट्रीज में टूटा। तब इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि जब इतना बड़ा संघ टूट गया, इट इज नॉट पॉसिबल to keep yourself totally cut off from the world. It is impossible to keep yourself totally cut off from the world and survive in the world. आपको ग्लोबलाइज होना होगा, ये नीड ऑफ द आवर है। वरना हमारे पास क्या था? हमारे पास मैन पावर है, आज भी मैन पावर, आज तो फिर भी टेक्नोलॉजी है। तब वी वर ओनली रिच इन मैन पावर, क्योंकि जनसंख्या इतनी है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज मोस्टली इंडिया और चाइना में आके अपना सेटअप बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है। क्यों लगाती है? यहाँ के लेबर को लगभग आधा पैसा देना होता है जो जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज के लेबर को देना होता है। वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। हमारे यहाँ लेबर कितना सस्ता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए 1500 रुपए में आपको मिल जाएंगे ना। उसको 50 रुपए और उसको तुम 50 रुपए और दे दोगे तो वो थोड़ा सा तुमको एक्सेसरी काम भी जो घर का है वो मम्मी लोग बोलेंगी वो कर देगी। थोड़ा सा और पैसा दे दोगे तो वो थोड़ा सा और काम कर देंगे, बिकॉज लेबर इज वेरी चीप इन आवर कंट्री, जनसंख्या के कारण। लेकिन अमेरिका और यूरोप में ऐसा नहीं है। वहाँ मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है, वहाँ हाउस होल्ड रखना बहुत मुश्किल है। वहाँ तुम्हारे सैलरी का एक बहुत मेजर पार्ट हाउस हेल्प को हायर करने में चला जाएगा।
और यहाँ के जैसे नहीं है कि बदमाशी करके अगर कुछ पैसा किसी का काटना हो तो आप काट लिया और उसको रोता बिलखता हुआ भगा दिए, वहाँ केस हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, वहाँ मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है जो वहाँ की सरकार फिक्स करती है, और उससे कम अगर तुम पैसा दिए तो जेल जाओगे। यहाँ तक कि इंडियन एम्बेसडर थी देवयानी खोबरागड़े, ठीक है, वो इंडियन एम्बेसडर थी अमेरिका के लिए, और उसने अपने हाउस होल्ड को कम पैसा दिया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था इस चार्ज पे। वो अलग बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फिर तुरंत थ्रेटनिंग दी कि हम आपकी जो एम्बेसडर है इंडिया में, उसका हम नैन्सी पावल थी उस वक्त, कि हम उसका सिक्योरिटी हटा देंगे तो पहले एम्बेसडर को आप तुरंत छोड़िए, कोई गलत बात है। बट हायरिंग अ हाउस हेल्प इज नॉट इजी। यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो वहाँ का लेबर बहुत हाई है, लेबर के चार्जेस है ज़्यादा। तो अगर ये सब जो वोक्सवैगन और इस तरीके की बड़ी कंपनीज अगर वहाँ पर लगाती हैं, तो यही रीज़न है कि वो इंडिया और चाइना, क्योंकि दोनों जगह लेबर सस्ता है, बहुत सस्ता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी घट जाता है उसकी वजह से। ओके, चलो ये सब अलग चीज़ है। तो वैसे ही मिला जुला करके 1991 में बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स ऐसा हुआ जिसमें कि इंडिया को लगा कि हम क्लोज एंड शट इकोनॉमी की तरह अगर चलेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। we need to open ourselves and globalize ourselves with the rest of the world. This is important. Okay, तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, यानी मार्केट को लिबरल मतलब क्या होता है? ओपन। एग्जाम्पल दो। व्हाट इज लिबरल? मैम ये एक ओपन टाइम सिस्टम हो गया जिसमें कि कोई भी बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। इतना डिटेल्स नहीं, बस लिबरल मनी क्या होता है बस इतना लिबरल बताओ। आजाद में फ्री हो। जैसे आप कहते हैं कि कोई टीचर लिबरल है, लिबरल मार्किंग करती है, ठीक है, फॉर सम टीचर यू विल से दैट दे डू स्ट्रिक्ट मार्किंग, बस यही चीज है लिबरल का मतलब, लिबरलाइज करना यानी मार्केट को इजी करना। इजी किस सेंस में करना? इजी इस सेंस में करना कि आप ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सकें। पीपल शुड कम अप एंड विलिंगली पार्टिसिपेट इन डूइंग ट्रेड। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया? लाइसेंसिंग सिस्टम को थोड़ा कम स्ट्रिंजेंट किया गया। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स था, कुछ चीजें हैं जो नेशनल सिक्योरिटी की चीजें होती हैं जैसे एटॉमिक पावर, डिफेंस, इन सब चीजों का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा, उनको प्राइवेटाइज भी नहीं किया गया क्योंकि वो जरूरी भी है सरकार के पास रहना। बाकी फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे लिबरलाइज द मार्केट। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट लोगों को इनकरेज करना कि ठीक है आप आइए, ये मार्केट आपके लिए भी ओपन है। जैसे हमारे यहाँ नेशनलाइज्ड बैंक है मार्केट में, है ना? क्या है? बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड है, रूरल बैंक नेशनलाइज्ड है। आप लोग पढ़े नहीं है क्या? नेशनलाइजेशन पे देखो एकदम ऐसे बात कर रहे हो, ब्लैंक फेस दे रहे हो। तुम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़े होगे नेशनलाइजेशन। 1969 में और 1971 में दो फेजेस में 14 बैंक 1969 में और 6 बैंक 1971 में नेशनलाइज हुई थी। ये मालूम नहीं है इंदिरा गांधी की सरकार में? यस मैम, महाराष्ट्र बैंक हुआ था ना। तो ये सब जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक, ये सब नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है, और इसके अलावा प्राइवेट बैंक भी है कि नहीं है? प्राइवेट बैंक भी ऑपरेट कर रही है। आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक प्राइवेटाइज्ड है, इंडसइंड बैंक, हाँ सब प्राइवेटाइज्ड बैंक है। ठीक, तो इसी तरीके से द मार्केट वाज ओपन्ड एंड वेलकम्ड फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो। ठीक है, देन वी कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिससे कि एचआर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, व्हिच इज द ग्लोबलाइजेशन पार्ट। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? टेल मी, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? क्या समझते हैं आप लोग इसको? हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरेक्ट हो और इस फॉर्म में कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार में मैम। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट
हमको तो नहीं लगता मैम है कि अदर अभी कंट्री के मैम अदर कंट्री के जो प्राइवेट कंपनी हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी, तो तुमको लगता है कि SBI इंडिया से बाहर काम नहीं करती है? करती होगी मैम। कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया के पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। वो सिर्फ इंडिया में काम करती है, कहीं बाहर भी करती है? ऑस्ट्रेलिया में भी करती है मैम। अफ्रीका में वो कोल CAIL के नाम से कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड ऐसे करके नाम से जानी जाती है। अफ्रीका में खान है इसका। तुमने बोला कि गवर्नमेंट की कंपनी काम करती है, ये स्टेटमेंट गलत था। और बताओ ग्लोबलाइजेशन बताओ ग्लोबलाइजेशन किस किस फॉर्म में होता है? कम्युनिकेशन के फॉर्म है मैम। ठीक है, कम्युनिकेशन भी एक फॉर्म है। अदरवाइज सर तुम लोग मैम सिर्फ ट्रेड बोल रहे हो। मैम मुझे कुछ बोलना था। बोलो। मैम ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, जिसमें मैम पूरी दुनिया का एक जगह उनका कल्चर, अर्थव्यवस्था, वेरी गुड। बढ़ती आबादी का अन्य मतलब बढ़ती आबादी के कारण जो सामान चाहिए, जो मेरे पास जैसे मैम यहाँ पे सेल नहीं है तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तुमने एक वर्ड यूज किया कल्चर, जो कि आप लोग सब ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करते समय भूल जाते हैं। आप जो अभी वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, आप जो अभी ऑफिस में हैलोवीन मना रहे हैं, ठीक है, आप जो फॉरेन की चीजें क्रिसमस मैम, सेलिब्रेट एक- कर रहे हैं। वो ऑफिस में क्या बोले मैम? क्या? अभी आप यूज किए ऑफिस में हैलोवीन जानते क्या हो? होता है? ये मैम। ये अमेरिका में एक कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है ना, हमारे यहाँ Yes, पितृपक्ष ma'am. होता है। Yes, पितृपक्ष में क्या होता है कि हम अपने जो बुजुर्ग हैं, जो डिसीज्ड हैं, जो मर चुके हैं, उनको एक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर वो मंथ का वो टाइम पे उनकी पूजा करते हैं, या गया जाके, या जो भी पिंडदान है, एवरीथिंग। तो वो सब रिलेटेड, यानी कि एक तरीके से बुजुर्गों को, पूर्वज को याद करने का तरीका है पितृपक्ष। तो और वो है। अच्छा, मुस्लिमों में भी ये चीज है कि जो डिसीज्ड है उनको याद करने का तरीका है। वैसे ही जो अमेरिकन हैं, वो अपने डिसीज को स्कैरी फेस बना के, इसका मतलब डरावना चेहरा बना के, या कंकाल जैसा बन के, आप देखे होंगे टीवी में, क्रिसमस के पहले होता है वो। आपने मैम, Yes, ये ma'am. है मैम आजकल हम लोग तो होली Yes, में ma'am. होते हैं। हाँ, एक मैम, मूवी में होली मैंने होते हैं। देखा है मैंने। अब तो स्कूल में भी शुरू हो गया, बच्चा लोग भी हैलोवीन वीक मना रहा है। स्कूल में भी बहुत सारे स्कूल जो है वो हैलोवीन Yes, ma'am. वीक मनाने, ब्लैक और पेंट। यस मैम। क्या अगर यस मैम, ग्लोबलाइजेशन ये नहीं हॉलीवुड होता? का मूवी है मैम, उसमें स्पेक्टर, उसमें ये शो किया गया। अरे तुम हॉलीवुड कहाँ जा रहे हो? तुम अभी रुक जाओ, ये साल के अंत में देखना। हैलोवीन ऑफिस में सेलिब्रेट होने लगा है, बाकी जगह पे भी, तुमको टीवी में, न्यूज में, सब जगह मिलेगा। ये कल्चर आप सेलिब्रेट करते क्या अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता? नो मैम। कोरोना होता क्या पूरी दुनिया में अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता? ये तो सिर्फ चाइना में था। No, ma'am. नहीं होता, ये भी उसी की वजह से है। हमारे यहाँ जो ओल्ड एज होम्स का ट्रेंड शुरू हो रहा है, जो काफी हो चुका है, यू थिंक दिस इज आवर कल्चर? ये हमारे यहाँ कल्चर था क्या कभी? नो No, मैम। ma'am. गुड और बैड इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है बड़े शहरों में, और ज्यादा तेजी से, लाइक अ बिजनेस, एकदम बिजनेस की तरह, कि पीपल हु आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। अब तो आपको सर्विस सेक्टर में मैन पावर एजेंसी से स्पेशलाइज्ड ट्रेंड वैसे लोग मिलते हैं जो एल्डरली लोगों की केयर के लिए ट्रेन किए जाते हैं स्पेशली, so their children can't take care, those who can't take care of their elderly parents, फॉरेन में है या कहीं है, पर पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, so they give money and they hire that person from that agency, और वो टेक केयर करते हैं। क्या ये हमारा कल्चर था? नो मैम। No, ma'am. क्रेज No. समझते हो? Yes, ma'am.
क्या होता है क्रेज, बता दो। मैम पागलपन। क्रेज वो जगह होती है जहाँ पागलपन नहीं होता, वो क्रेज का मतलब होता है जहाँ बच्चों को रखा जाता है। वो तुमने क्रेज समझा क्या? यस मैम। नहीं, नॉट क्रेज, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेज, CRETCH, क्रेज। जहाँ बच्चों को केयर के लिए रखा जाता है, जो वर्किंग मदर्स हैं वो ऑफिस जा रही हैं, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, there's no one to take care of the child at home, so where will they keep the child? So crèche is a full-fledged business. बैंगलोर ये मैम वगैरह में बाहर में ज्यादा, बैंगलोर में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, पटना में भी बढ़ गया है, ऐसा नहीं है, यस पटना मैम, में भी है। किड्जी वगैरह तो उसी के अंडर प्रोग्राम वो भी करती है, टेक केयर ऑफ दैट। किड्जी इज अ प्ले स्कूल मोस्टली, लेकिन अगर प्ले उसके साथ एसोसिएटेड हो तो वो एक अलग बात है, बट किड्जी इज अ स्कूल, नॉट दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट schools अजीब, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेच, जैसे वर्किंग मदर्स हैं, फादर्स हैं, अभी ये जो ट्रेंड बढ़ा है ड्यूअल कपल करियर का जो ट्रेंड है कि husband wife both of them are working, so will take care of the child when the mother is gone. So earlier this was not a problem, now when the mother is working you leave the child to a crèche, okay? और ये प्रॉपर बिजनेस है, मतलब 10,000 12,000 उसकी मंथ का खर्च है, एंड देन एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ लाइक दैट। तो ये भी कल्चर हमारा नहीं था, दिस कल्चर वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैम एनजीओ भी अभी बहुत ज्यादा तेजी से भी बढ़ रहा है। भी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने आसपास दौड़ाएंगे तो आपको ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट मिलेगा। उसके अलावा देखो, जब मार्केट में नीड्स प्री एग्जिस्ट मार्केट, ग्लोबलाइजेशन की अगर तुम बात समझोगे, नीड्स प्री एग्जिस्ट मार्केट कहने का मतलब मार्केटिंग पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तुम्हारी नीड पूरी कर देता है ला करके, तुम्हारी नीड होती है, उसको टैप किया जाता है, इसीलिए वैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च होते हैं। अब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये बात तो नॉनसेंस ही लगेगी ना उनको कि कटा हुआ फल और कटी हुई सब्जी पैक होकर के, सील पैक होकर के घर में डिलीवर हो रही है, क्योंकि काटने तक का टाइम नहीं है। यस मैम। ठीक है, फिश मैरिनेट किया हुआ या फिश बना हुआ घर पे डिलीवर हो रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम फॉर इवन दैट। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप बिग बाजार जाएंगे, इवन इन पटना, बड़े शहरों की बात तो तुम छोड़ दो, बड़े शहरों में तो there's hardly anything which is left not ready made। छोटे शहरों में भी आप जाएंगे, आपको कटे हुए फल डिलीवर होने का, या पटना में भी कटे हुए सब्जी डिलीवर होने का पूरा स्कोप है। क्यों है ये? अगर वो नहीं बिकता तो क्या वो मार्केट में होता? नहीं। नो मैम। ठीक है, इसी तरीके से कैन फूड या बहुत सारी और भी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉमन हुई है मार्केट में। नाउ सी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हम लोग एचआर पे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग वी विल जस्ट एलपीजी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक जिसको कि तुम वेरियस एस्पेक्ट से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब 4-5 क्लास भी कम लग जाएगा इसको पूरा समझाने के लिए। हम लोग फोकस को लिमिट करेंगे एचआर तक, क्योंकि हम एचआर वर्कशॉप ले रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, एचआर का पैटर्न कैसे चेंज हुआ? सी, पहले क्या था, वी हैड अ क्लोज्ड इकोनॉमी, वी हैड अ शट इकोनॉमी, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड था, जो भी काम होता था वो अंदर काम होता था। इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी। एलपीजी लाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, घूस का सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, सरकारी लोग थे, काम करने का मन होगा करेंगे, नहीं करने का मन होगा नहीं करेंगे, कोई देखने वाला नहीं था। ठीक है, और भी बहुत सारी बात थी कि इनएफिशिएंसी बहुत थी, एक फाइल कहीं अटका हुआ है तो अटका हुआ रह गया, तो जो पूरे सिस्टम को क्रिपल करने जैसी इनएफिशिएंसी इतनी बढ़ गई कि उसको थोड़ा ठीक करने के लिए सोचा गया। When private players came in, आपको पता है कि प्राइवेट जो लोग होते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप उनके लिए यूजफुल नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देन प्रॉब्ली यू आर यूजलेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अभी जो प्राइवेटाइजेशन का विरोध हो रहा है, ठीक है, मोदी जी जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज है, पीपीसीएल प्राइवेटाइज हो गया, इसका इतना विरोध होता क्यों है, ये बताओ तो।
क्यों विरोध? जब इफिशिएंसी बढ़ जाएगी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, काम बढ़ जाएगी, ये भी फैक्ट है कि जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आप आईसीआईसीआई में जाके देखिए बैंक में, आपको ऐसा लगेगा कि घुसने भर की बस देर है, ठीक है, और वो आप ही के लिए बैठे हैं। एंड जस्ट गो टू सम गवर्नमेंट बैंक्स, यहाँ बैठिए वहां बैठिए और फिर आपको ये ट्रीटमेंट में फर्क पता चलेगा। तो बिजनेस का कल्चर डेवलप किया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन उसका विरोध होता क्यों फिर, ये बताओ। फर्स्टली अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो मैम कॉस्ट बढ़ जाता है हमें भाई। सिक्योरिटी मिलती है, एक एक करके बताओ। इसी वजह से उसका विरोध करते हैं। कौन बोल रहा है? जीत बोल रहा है? यस मैम। बोलो। मैम गवर्नमेंट में अभी थॉट ये है कि लोगों को लगता है ये सिक्योरिटी ज्यादा सिक्योर होगा, और जो सैलरीज होंगे वो भी एक तरीके के सिक्योर्ड होंगे, जो कि कोई सैलरी को रोक नहीं सकता। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा नहीं है, प्रॉफिट है तब तक आपकी सिक्योर्ड है जॉब। यही बात है, प्रॉफिट भी है और इफिशिएंसी भी है। मतलब you need to constantly upgrade your skills to be able to be beneficial for the organization. You cannot just sit back and relax. तो प्राइवेटाइजेशन में आप चाहे ना चाहे आपकी इफिशिएंसी बढ़ानी होगी, आपको काम करने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो ये फर्क बहुत बड़ा होता है। जब प्राइवेट बैंक्स आया तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी, अच्छा अब प्राइवेट बैंक जो होता है, सॉरी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉस्ट कटिंग पे भी ध्यान देंगे। कॉस्ट कट करो और प्रॉफिट बढ़ाओ, यही दो फंडा होता है इसका, ठीक है। कॉस्ट कट करो और प्रॉफिट बढ़ाओ। कॉस्ट वो किस किस तरीके से कट करती है? क्या मैन पावर रिडक्शन नहीं करती है? अभी कोविड में देखे थे कि नहीं तुम लोग, 10 मैनेजर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पे 4 को फायर कर दिया गया था और 6 से काम कराया जा रहा था। यस मैम। है ना? तो तुम बताओ। मैम अब गवर्नमेंट में भी तो पैसा कट कर दिया गया था। उसके बाद वो दे दिया गया था, नौकरी थोड़ी ना गई थी। नो मैम, नौकरी में क्या था? सैलरी तो आ ही रहा था मैम, सैलरी आ रही थी और जो Yes. अलाउंसेस था उस पे कट हुआ था। यस Yes, मैम। ma'am. बिकॉज वही दैट वाज द वही- नीड ऑफ आवर, नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैलरी कट, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन पावर रिडक्शन। फायर भी तो किया गया बहुत लोगों को। यस मैम। तो what happens is that private organization, privatization, लेकिन ये भी सही है कि when privatization comes into play, it improves the efficiency of the entire system. और इसके प्रेशर में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी इफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी अगर वो एट पार रहना चाहते हैं। दूसरी चीज क्या हुई कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमने बहुत सारी चीजों को देखा, जैसे स्टाफिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। यस मैम। स्टाफिंग Yes, एक ma'am. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। स्टाफिंग में काफी चेंज आया क्योंकि फॉरेन में जो लोग थे, जो अमेरिकन थे, जो ऑस्ट्रेलियंस थे, जो यूरोपियंस थे, दे वर ऑलवेज यू नो, उनके पास पैसा नेटवर्क चला गया। देखो स्टाफिंग की अगर बात करो तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी जब चेंज ऑफ पीपल हुआ, हमारे लोग वहां जाने लगे, वहां के लोग यहाँ आने लगे, वी लर्न अ लॉट मेनी थिंग। जैसे स्टाफिंग में चेंज आया। क्या चेंज आया स्टाफिंग में? देखो वी स्टार्टेड हायरिंग द इंटरनेशनल पर्सनल्स, राइट। हमने वहां के लोगों को भी हायर करना शुरू किया। अब वहां के लोग आएंगे तो प्रैक्टिसेस और कल्चर चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा। अट्रैक्शन ऑफ डाइवर्स वर्कफोर्स होगा। डाइवर्स वर्कफोर्स मतलब अभी का वर्कफोर्स डाइवर्स है कि नहीं है? डाइवर्स का क्या मतलब होता है? बहुत सारे बैकग्राउंड से, लाइक मेल इज वर्किंग, फीमेल इज वर्किंग, देयर डाइवर्स जेंडर के केस में, डाइवर्स एज ग्रुप के केस में, डाइवर्स एथनिसिटी के केस में, डाइवर्स नेशनैलिटी के केस में, हो है ना? यस मैम। राइट। डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड के केस में,
जैसे एक फार्मा कंपनी है, उसके डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करो, वहाँ एमएससी भी काम कर रहे हैं, बीएससी भी काम कर रहे हैं, बैचलर्स इन फार्मेसी भी काम कर रहे हैं, मास्टर्स इन फार्मेसी भी काम कर रहे हैं। तो देयर इज अ डाइवर्स वर्कफोर्स। ये डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद ज्यादा पता चलने लगी। ट्रेनिंग, आज तुमको लगता है ना कि क्योंकि तुम लोग इस जनरेशन के हो, ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज से 30-32 साल पहले जब इंडिया के पास इतना एक्सपोजर नहीं था, तब देन ऑनलाइन ट्रेनिंग एक न्यू चीज थी जो इंडिया ने विटनेस किया। ठीक है, इट वाज अ न्यू थिंग दैट इंडिया लर्नड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा कोचिंग, कोचिंग का मतलब कोई जानता है? यस मैम, कोचिंग में coaching? शिकार करना, शिकार करना। ठीक, ठीक है, तुम बिल्कुल करेक्ट तुम वर्ड बताए। अब इस कोचिंग को एचआर में यूज करके बताओगे तो क्या बताओगे? जैसे इंफोसिस है, रिक्रूटमेंट। हाँ ठीक है, जैसे इंफोसिस है और सीटीएस है, दोनों बड़ी आईटी कंपनीज हैं। अब मान लो कि इंफोसिस का कोई वाइस प्रेसिडेंट है, जो तुमको लगता है कि ये बंदा बहुत कुछ किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये बहुत ही यू नो ही इज अ वेरी लर्नड पर्सन, इसके आने से काफी चेंज हो जाएगा। तो आप हर वो काम करने की कोशिश करेंगे जिससे उस बंदे को आप लेयर करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सके। दिस इज नोन एज कोचिंग। ठीक है, अटैकिंग ऑन द की पर्सनल्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, इसको हम कहते हैं कोचिंग। ठीक है, ये भी देखने को मिला। इसके बाद ट्रेनिंग में फर्क देखने को मिला, स्टाफिंग में फर्क देखने को मिला। जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी थी वो चेंज हुई। जब हम ग्लोबलाइज नहीं थे तो जो थे हम कंट्री के अंदर थे, लेकिन इसके बाद हमने अपने बिजनेस का पैटर्न चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर लॉट ऑफ एक्विजिशंस सीन, देयर वर लॉट ऑफ mergers that were seen, there was lot of joint venture, franchisee, ये सारी चीजें हमको धीरे धीरे बिजनेस में, हाँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे बिजनेस में देखने को मिली। अब जब ऐसी चीजें होती है ना, जॉइंट वेंचर हुआ, फ्रेंचाइजी हुआ, स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ, तो इसमें जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, बिजनेस पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जब काम करने का तरीका है, इसका मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी रिशेड्यूलिंग होगी, रिस्ट्रक्चरिंग होगी। तो एचआर चेंज हुआ कि नहीं? एचआर चेंज हुआ ना। जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज की, वोडाफोन में पहले किसी तरह से काम होता होगा, आइडिया में किसी तरह से काम होता होगा, लेकिन when these two companies merge together, then उसके HR पॉलिसी में डेफिनेटली चेंज आया होगा। This is how the HR is impacted by the change in business pattern which was seen after globalization. इसके अलावा restructuring of organization, restructure यानी जब प्राइवेट कंपनीज या ग्लोबलाइज कंपनीज, फॉरेन की कंपनीज क्या करती हैं, वो उनके पास बहुत सारा टेक्निक्स है। अभी तुम लोग पीजीडीएम सेकंड सेमेस्टर में आए हो, बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जैसे TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजन, कानबान, क्वालिटी सर्कल्स, जस्ट इन टाइम, और इसके अलावा इन्वेंट्री एनालिसिस में बहुत सारा चीज। ये सब लगभग ज्यादातर जापानीज टेक्निक है, जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब जापान में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मैनेजमेंट में उभरने के लिए जापान ने डेवलप किया। वी आर आल्सो फॉलोइंग अ लॉट ऑफ दोस टेक्निक्स। उसकी वजह से मैन पावर में बहुत चेंज आया और एचआर बहुत तरीके से चेंज हुआ। ओके, डाउनसाइजिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन को आप डाउनसाइज कीजिए, जरूरी नहीं है रीस्ट्रक्चर कीजिए। ओके, दैट प्रॉब्ली, जैसे पहले जब आप ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पढ़ते हैं, अप्रोचेस टू मैनेजमेंट में तुमने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पढ़ा होगा, तो वो लेवल ऑफ हायरार्कीज को सपोर्ट करता है, करता है ना। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या करता है? लेवल ऑफ हायरार्कीज को सपोर्ट करता है, तो दैट इज नोन एज टॉल स्ट्रक्चर। लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम देखोगे कि बिजनेस डेवलप किया, इट हैज मूव्ड टू फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब जो ऊपर के लोग हैं
उनमें और जो नीचे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनमें, इन दोनों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा नहीं है. द पीपल हु आर सिटिंग एट टॉप मैनेजमेंट वो नीचे के जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट इजिली कर सकते हैं. द कम्युनिकेशन विल नॉट टेक दिस मच ऑफ टाइम. And it became very important seeing the way how business was changing its shape in the present times. Okay, तो ये सारी चीजें हैं जिससे HR चेंज हुआ. तो a major shift in the way HR was seen could be seen after the LPG era. ठीक है, अगर चाहोगे तो थोड़ा सा हम लिखवा देंगे. पर्सनल सर्विसेज भी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे भी पर्सनल सर्विसेज में, जैसे कि आज वर्क फ्रॉम होम तो इतना कॉमन हो गया पैंडेमिक की वजह से कि छोटा छोटा नर्सरी का बच्चा भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है. लेकिन वर्क फ्रॉम होम कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था. ओके, जब ये लाया गया था तो ये लाया इसलिए गया था कि लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे. जस्ट इन केस यू आर अ न्यू मदर, यू आर नॉट एबल टू गो टू ऑफिस, जस्ट इन केस यू आर एन एलिंग पर्सन, एक्सीडेंट हो गया है, तबीयत खराब है, आप घर से काम कर सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते. इन दैट केस वर्क फ्रॉम होम वाज गिवन टू पीपल, और कंपनी अपने अपने स्ट्रैटेजी और जरूरत के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम देती थी या एम्प्लॉयज के रिक्वेस्ट करने पे भी देती थी. फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, यानी अगर किसी का लॉग इन टाइम 10 बजे से 7 बजे तक है तो वो the company wouldn't mind if that person will log in odd hours and finish his work. Flexible hours, day care services, ये सब हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है कि वर्किंग मदर्स को क्रेज ऑर्गेनाइजेशन में अटैच्ड. क्रेज आज भी बहुत जगह है जहाँ पे बच्चों को देखने के लिए डे केयर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ही देती है. ठीक है, वहाँ पे आप बच्चे को लाइए, वहाँ आया होती है, शी टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड एंड व्हाइल यू आर रिटर्निंग यू कैन टेक द चाइल्ड अलोंग. ये सारी चीजें भी हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन के बाद सीखने को देखने को मिली. आप कल्चर चेंज देख रहे हैं ना अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से. Yes, ma'am. हम कितना Yes, ma'am. तेजी से सोसाइटी चेंज हो रही है, आपको हर चीज में ये कल्चर चेंज मिलेगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. टीवी में, एडवर्टाइजिंग के फॉर्म में लोग इतने ज्यादा बाहर काम कर रहे हैं, वो अपने साथ कल्चर लाते हैं. कोई बाहर का सीईओ है जो इंडिया में काम कर रहा है, वो अपने साथ अगर अमेरिका का है तो अमेरिकन कल्चर लाता है, जापान का है तो जापानीज कल्चर लाता है. एंड देन देयर इज अ मिक्सअप ऑफ एवरीथिंग इन ऑर्डर टू फ्लरिश द ट्रेड. So whenever you define globalization, do not always say that it is the integration of your economy only with the world's economy. This is also an integration of your economy, your society, and your culture. Okay? Yes, ma'am. चलो आज का क्लास यहीं तक रहने दो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे. HR वर्कशॉप में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. ये सब हम वो वैसी चीजें आपको बताएंगे जो आपको जानना चाहिए. It's not just about HR, but as a responsible student of PG, you should know this. चलो.